कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी शादी के बाद जिंदगी कैसी होती है, उहुँ, इसके बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम शादी के बाद तो साथ रहने के मौके मिले, इसके लिए तरसते इन दो निब्बा निब्बी की है। शादी से पहले। ये क्या है रीना? तेरे साथ चैन से 15 मिनट भी नहीं मिल पाता हूँ मैं। वही तो, कभी पापा का डर तो कभी मोहल्ले वालों का। फोन में भी बात नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ सोता है। हाँ, तो तुम्हारी माँ कौन सी कम है? किसी तरह मैं फ़ोन कर भी दूँ तो तुम्हारी माँ के खर्राटों के आगे कुछ सुनाई नहीं देता। हाँ हाँ, सही बात है। सारा कसूर तो मेरे ही घर वालों का है ना। आज के बाद बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बता रही हूँ मैं आपको। रॉनी कुछ कहता, मनाता, पैरों में गिरता अपने निब्बी के, वो तो निकल ली। और उसके जाने के बाद हाथ भी नहीं पकड़ पाया। हे भगवान, कैसी किस्मत दी है। अपनी ही होने वाली बीवी के हाथ भी पकड़े, न जाने कितना ज़माना हो गया। क्या करूँ मैं? इसी तरह रॉनी और रीना की जिंदगी चल रही थी कि एक दिन, अरे रॉनी, पता चला लॉकडाउन लग गया है। हाँ हाँ, अब तो हम सब घर के अंदर बंद हो गए हैं। हाय रे मेरी रीना, अब तो तुम्हारी शक्ल भी देखने के लाले पड़ गए। कोई बात नहीं, फोन है ना, हम फोन पर बात करेंगे, क्यों? तभी रीना के पिता की आवाज आती है। अच्छा मैं चली, पापा बुला रहे हैं। रॉनी रीना से बहुत प्यार करता था और रीना भी, लेकिन जालिम जमाना कम था कि दूसरी ओर लॉकडाउन भी लग गया। हाय रे, प्यार करने वाले क्या करे, कहाँ जाए। दोनों किसी तरह थोड़ी मुड़ी सी बात करके दिन काट ही रहे थे कि रॉनी रीना के घर पहुंच जाता है। अरे कैसे, तुम्हें पता नहीं, घर से बाहर निकलने के लिए सरकार ने मना कर रखा है। अरे घर का दूध लेने के बहाने आया हूँ तुमको देखने। रीना, रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। ये बोलकर जैसे ही रॉनी रीना का हाथ थामता है, सामने आ जाता है रीना का भाई। क्या चल रहा है रीना? कौन है ये आवारा सा लड़का? ओए साले! गाली मत दो मेरे भाई को। नहीं बेबी, तुम्हारा भाई तो मेरा साला ही हुआ ना। साले को साला नहीं बोलूँ तो क्या साली बोलूँ? ओए सुन चपड़गंजू, क्या बकवास पर बकवास किया जा रहा है? देख ना जाना गलती से गली में, वरना मार मार कर खाल उतार दूंगा। अबे मुर्गा समझा है क्या जो खाल उखाड़ देगा? तेरी बहन का होने वाला पति हूँ मैं। अच्छा ये बात, रुक तो। भाई अंदर से डंडा लेने जाता है कि रीना रॉनी को भगा देती है। जा रॉनी, ये मार मार कर तेरा भूत निकाल देंगे। देख, हाथ पकड़ा तो ये हाल हो रहा है, चल जाना यहाँ से। रीना के कहने पर रॉनी भाग जाता है, लेकिन सोच लेता है कि अब समय आ गया है कि दिल वाले दुल्हनिया लेकर जाएंगे। यार क्या करूं? रीना के पास जाता हूं तो उसका भाई खड़ा होता है, दूर से फोन पर बात करूं तो बाप। अरे कितनी प्यारी है मेरी रीना, लेकिन हाथ पकड़ना तो छोड़, उससे बात भी नहीं कर पा रहा हूं मैं, ऊपर से लॉकडाउन। देख रोनी, तू अच्छा कमा रहा है और दिखने में भी हीरो है। कितनी लड़कियां तेरी दोस्त बन जाएगी, कोई और पटा ले। अरे चुप कर। मेरी रीना को छोड़कर मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। कोई और रास्ता है तो बता। देख, मामला सीरियस वाला है तो शादी कर ले। अरे शादी कर लेगा तो रीना भाभी तेरी, तू रीना भाभी का, फिर तो कोई नहीं रोकेगा ना तुझे उसके पास रहने से। उधर रीना भी अपनी भाभी से बात करती है। भाभी, भैया तो आज रॉनी को मार ही डालते। रहने दे रीना, तेरा भाई बता रहा था कैसे बेशर्म की तरह उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी। अरे पापा की इज्जत नाम की कोई चीज है, मोहल्ले वाले देखते तो। अरे तो क्या करूं, ना बात कर पाती हूँ ना उसे देख पाती हूँ। पता है कितनी लड़कियां मरती है उस पर, लेकिन वो मेरे पीछे पागल है। भाभी, आप किसी तरह कुछ जुगाड़ करो ना कि मैं अपने रोने की हो जाऊं। हाय रे, देखो जरा लड़की की बेशर्मी। कल ही वो आवारा मार खा कर गया है यहाँ से,
हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हो गई उसकी? कैसी बेशर्मी। आप लोगों से बड़ा घर है उन लोगों का। और तो और जितना पापा भैया मिलकर कमाते हैं ना, उतना तो मेरा रॉनी 15 दिन में उड़ा देता है। हाय रे, ऐसा क्या करता है तुम्हारा रॉनी? यूट्यूब चैनल चलाता है, बड़े पैसे वाला है। जानती हूँ कितनी लड़कियां मरती है उस पर। तभी भाई आ जाता है। क्या रे, ये सही बोल रही है क्या कि वो आवारा इतना कमा लेता है? हाँ माँ, सही बोल रही है। बस फोन के कैमरे में हाय गाइस करता रहता है। घंटों भर में तो मिलियन लोग देख लेते हैं। कर दो शादी, मैं तो बोलता हूँ। फिर क्या, दोनों घर वाले मिलते हैं और हमें तो लड़की पसंद है। लड़का लड़की साथ में अकेले में कुछ बात करना चाहते हो तो रॉनी बेटा, जाओ रीना को छत दिखा लाओ घर की। रॉनी तो खुश कि अब छत दिखाने के बहाने वो अपनी रीना के पास तो आ पाएगा, 2-4 पप्पी ले लेगा। रोनी का मन मयूर की तरह डोल ही रहा था कि अरे नहीं नहीं नहीं, छत वत बड़ी देख ली है रीना ने। आंटी जी अब तो इजाजत दे, शादी हो जाए फिर छत देखे बालकनी देखे, हमें कोई परेशानी नहीं है। रोनी का सुंदर सपना टूट जाता है। छत दिखाने के बहाने रीना से प्यार करना तो दूर, अब शादी तक का इंतजार। लेकिन अब बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। कोई ना, बाद में छत दिखा देना। रॉनी भाभी की तरफ देखता है और फिर मुस्कुरा देता है। सब अपने अपने घर की राह पकड़ लेते हैं। फिर एक दिन रॉनी चौड़ा होकर रीना के घर आता है। रीना, ओ रीना, देख तेरा होने वाला पति आया है। चल जरा तुझे आइसक्रीम खिला कर लाऊं। बाइक की चाबी भी है मेरे पास। आज जब मेरी हीरोइन। कल तक जो रॉनी चोरी छुपे मिलता था, वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ये तो रीना ने सोचा ही नहीं था। अरे दामाद जी, क्या हाल है? आइए आइए बैठिए। अरे रीना की भाभी, जरा होने वाले दामाद जी के लिए रसगुल्ला, रसमलाई और गुलाब जामुन तो ले आओ। नहीं नहीं आंटी जी, आइसक्रीम खाने का मन है। बस रीना को लेकर जा रहा हूँ, हम दोनों आइसक्रीम खाकर वापस आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? ये लीजिए, आपके लिए आइसक्रीम हम घर पर ही मंगवा देते हैं। बस अब क्या था, होने वाले दामाद की घर में वो खातिरदारी होती है कि रॉनी का पेट ऐसे फूल जाता है जैसे गुब्बारा। क्या हुआ रॉनी, चली कुछ खाने बाहर? अरे दादा रीना, खाने के नाम से मैं परेशान हो रहा हूँ। इतना खाना कौन खिलाता है किसी को? तभी रीना के पापा आ जाते हैं। अरे दामाद जी, आजकल के ज़माने में तो फिर भी दामाद की कम खातिरदारी हो रही है। हमारे ज़माने में तो दामाद आता पैदल था, लेकिन खिला खिला कर उसे इतना मोटा कर देते थे कि वो जाता चारपाई पर था। ना पापा जी, मैं तो बाइक से जा रहा हूँ। रीना, जरा बाहर तक तो छोड़ दे। रीना भी पापा की बात पर हंसने लगती है। वो रॉनी को बाहर तक छोड़ने जाती है। रॉनी मौका देखकर रीना का हाथ पकड़ लेता है। रीना, मेरी रीना, एक पप्पी तो दे दे। पागल है क्या? देख, ये सही नहीं है, जाना तो यहाँ से। लेकिन रॉनी कहाँ मानने वाला था। वो जैसे ही उसके पास जाता है पप्पी करने के लिए, पीछे से भाभी आकर खड़ी हो जाती है। ओहो हो, बस बस बस, शादी के बाद जो करना है वो करना। हाँ, चलिए बाय बाय। चलो रीना, बाय बाय बोल दो। रॉनी को भाभी को देखकर बहुत गुस्सा आता है। क्या बात है भाभी, आप लोगों के घर तो सीसीटीवी की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में कोई ना कोई निकल ही आता है। खैर, रॉनी को तो रीना से पप्पी नहीं मिली, लेकिन शादी पक्की हो गई, इसी बात से वो खुश था। घर आकर, माँ, मैं ना शादी के बाद वो ऊपर वाले कमरे में रहूँगा। अपना कमरा मैं खुद बनवाने और सजाने जा रहा हूँ। अरे कहाँ ऊपर अलग थलग रहेगा, बहू भी बेचारी घर में खुद को अकेला फील करेगी। अरे अकेला क्यों, मैं हूं ना उसके साथ। और ऊपर सिर्फ कमरा है माँ, रहना तो सबके साथ नीचे ही है ना।
अरे कर लेने दो जैसा करते हैं, आजकल के बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। रॉनी रीना को फोन करता है। मैं हम दोनों के लिए इतना सुंदर और इतना बड़ा कमरा बनवा रहा हूँ कि तुम देखती रह जाओगी, कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। बस जल्दी से शादी हो जाए। देखो तुम ना, शादी के बाद हम कहीं घूमने चलेंगे। हाँ, अरे कैसे चलेंगे, लॉकडाउन लगा है ना। पूरी दुनिया तो घूम रही है ना कोई जुगाड़ निकाल लेना। हाँ बोल तो तुम ठीक रही हो मेरी जान, मैं देखता हूँ। खैर, दोनों की शादी हो जाती है। अब तो कोई मुझे तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाएगा। अब तो तुम मिसेस रानी हो, मिसेस रानी। शादी के बाद दुल्हन बनकर रीना रॉनी के घर आती है। चले कमरे में। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है? देख, अभी तो हल्दी, चौका, खेल खिलौने, न जाने क्या क्या रस्में बाकी हैं। और हाँ, शाम को बहू को मायके छोड़ आना, ये रस्म होती है। क्या? अरे अभी तो शादी हुई है, कैसे उसके घर जोड़ाऊं? ना माँ ना, अब ये मेरी बीवी है, ये कहीं नहीं जाएगी। अरे कैसी बच्चों जैसी बात कर रहा है बेटा? अरे शाम को उसे छोड़ने जाना होगा, और जब तक उसके माँ बाप नहीं भेजते ना, बहू नहीं आ सकती। शाम को रॉनी रीना को लेकर उसके घर जाता है। हाय रे, मेरी बेटी आ गई, अब तो दामाद जी अगले महीने आना लेने। लेकिन क्यों माँ जी, ये तो अब मेरी बीवी है। अरे हाँ हाँ वो तो है, लेकिन वो क्या है ना, शादी के बाद वो पहली बार मायके आती है ना बेटी, तो कम से कम 30 दिन तो मायके रहती है। रॉनी ये सुनकर रीना को देखता है और रीना रॉनी को, जैसे दोनों सोच रहे हो कि हाय रे, ये क्या हो गया। जैसे तैसे 30 दिन बीत ही रहे थे कि रॉनी आकर खड़ा हो जाता है ससुराल के दरवाजे पर। रीना, ओ रीना। रीना भी बैग पैक करके तैयार। हाँ हाँ, चलो जल्दी से चलते हैं रॉनी। माँ पिता से इजाज़त लेकर दोनों घर पहुंचते हैं। रात के खाने के बाद रॉनी और रीना छत के कमरे में बैठे ही थे कि अब तो तुम मेरी है, मेरी रीना। अब तो भगवान भी मुझे तेरे पास आने से नहीं रोक सकता। लेकिन भगवान से पंगा। लो जी, कर लो बात। दोनों पास आ ही रहे थे कि छत से पानी बिस्तर पर पड़ना शुरू हो जाता है। हाय रे, ये क्या? चलो जल्दी नीचे, नहीं तो भीग जाएंगे। दोनों नीचे आते हैं। आओ आओ, पानी बरस रहा है ना, कोई बात नहीं। बहू, तू यहाँ आजा, मेरे पास सो जा। हाँ, और रोनी, तू आजा यहाँ सो जा मेरे पास। तो ये थी कहानी रॉनी और रीना की। कहानी में आगे क्या होगा, दोनों का मिलन कैसे होगा, ये तो देखना होगा। फिलहाल बाय बाय। पार्ट 1। रोमा अपने बेटे नैतिक के साथ रहा करती थी। नैतिक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके पिताजी नहीं थे। नैतिक की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। वो रुचिता नाम की लड़की से प्यार करता था। रुचिता और नैतिक दोनों अपने अपने घर पर ये बात बताते हैं। रुचिता के घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन नैतिक की माँ रोमा नहीं मानती। नैतिक रोमा को रुचिता की फोटो भी दिखाता है। अरे बावरा हो गया है क्या? तू इतना हैंडसम और डैशिंग, इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता है, और तू इससे शादी करना चाहता है? अरे बेटा, जिंदगी में हमें अगर किसी से प्यार हो जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे पल भर में अपनी जिंदगी बना ले। तेरे लिए होनहार और खूबसूरत लड़कियों की लंबी कतार लग जाएगी। मैंने तो तेरे लिए न जाने कितने रिश्तों की शॉर्ट लिस्ट भी बनाकर रखी है। पर माँ अब समझ क्यों नहीं रही है? मैं सिर्फ और सिर्फ रुचिता से ही प्यार करता हूँ, और उसी के साथ अगले 7 जन्म बिताना चाहता हूँ। उसी के साथ 7 फेरे लेकर शादी के पवित्र बंधन में बंधना चाहता हूँ। प्लीज माँ, आपको मेरी कसम, आपको स्वर्गवासी पापा की कसम, मान जाओ ना माँ, प्लीज।
ये कैसी मनमानी है, जिद की भी हद होती है। अच्छा ठीक है, अब तुझ पर जबरदस्ती तो कर नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि तुझे लग गया है उस रुचिता के प्यार का रोग। कर ले शादी, फिक्स कर दे मुहूर्त। ये अब दुनिया की बेस्ट माँ हो। रुचिता और नैतिक के घर वाले आपस में मिलकर रिश्ता पक्का करते हैं और पंडित जी की सलाह से शादी का मुहूर्त तय करते हैं। खुशी खुशी धूमधाम से रुचिता और नैतिक की शादी हो जाती है। लेकिन शुरू से ही रोमा इस शादी से नाखुश होती है। उसे रुचिता पसंद नहीं थी, क्योंकि रोमा के नजरिए से वो रूप रंग और चाल चलन में अच्छी नहीं थी। ससुराल में गृह प्रवेश करके रुचिता अंदर आती है। कर दिया पनौती ने गृह प्रवेश। मेरा बेटा एकदम दूध की तरह गोरा और ये चाय की तरह सावली, ना ही होनहार है, पढ़ लिख कर कुछ कर भी नहीं पाई। खैर, अब फंदा गले में बंध ही गया है तो अभी ऐसे ही जीना होगा। लेकिन इसके लिए तो मैं ये ससुराल कैद खाना बना कर रहूंगी, ताकि जल्दी से तंग आकर ये खुद ही यहाँ से दुम दबाकर भाग जाए। अगली सुबह, माँ जी, नैतिक, ये लो शीरा और छोले कुलचे, आज मेरी पहली रसोई थी ना, चखिए और बताइए कैसा बना है खाना। रोमा और नैतिक खाना चखते हैं और रोमा जानबूझकर नखरे दिखाती है। हाय हाय हाय, इतनी मिर्च अरे बाप रे, हाय राम। नैतिक, पानी दे। रोमा खांसने का नाटक करती है। ये लो माँ, पानी पियो। पानी पीने के बाद रोमा शांत हो जाती है। अरे टोकरी भर के मिर्च डाली थी क्या छोले में? तेरे मायके वालों ने क्या हमें मिर्च की फैक्ट्री फ्री में गिफ्ट की है? लेकिन माँ जी, मैंने तो सिर्फ थोड़ी मिर्च डाली थी। रुचिता, तुम्हें समझना चाहिए ना, घर में बुजुर्ग है। हम तो इतना तीखा खा भी सकते हैं, लेकिन माँ कैसे खा सकती है? इसलिए प्लीज आइंदा से ऐसी भूल मत करना, वरना खामखा तुम पर चिल्ला बैठूंगा मैं फिर से। यही तो चाहती हूँ मैं बेटा। अरे मेरे लाल, तेरे लिए तो हीरोइन लाऊंगी मैं, हीरोइन। तो बस इस कल मुही को छोड़ दे। रोमा अब रुचिता को हर तरह से तंग करने लगती है, ये सोचकर कि वो तंग आकर घर छोड़कर चली जाएगी। रोमा उसे एक मिनट के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती, लगातार नॉन स्टॉप काम करवाती रहती, कभी ये तो कभी वो। अरे रुचिता बहू, तुम दोपहर में सोना मत, वो स्टोर रूम और गेस्ट रूम में बहुत धूल हो गई है, उन्हें साफ कर देना। और शाम के पूजा के भोग की मिठाई भी तो बनानी है। मैंने 2 बनारसी साड़ियां निकाली है, उसकी इस्त्री कर देना, कल सुबह मंदिर पहन कर जाऊंगी। और हाँ, ये सारा काम होने के बाद जरा कटोरी में तेल लगाकर मेरे घुटनों की मालिश कर देना, बहुत दर्द कर रहे हैं ये निगुड़े घुटने। हाय राम। ठीक है माँ जी, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। रुचिता बिना कोई शिकायत के घर का सारा काम करती, चाहे रोमा उसे दुगना तिगुना काम ही क्यों ना देते। उससे कोई मलाल नहीं था। वो हर वक्त बस मुस्कुराकर काम करती रहती और रोमा और नैतिक की सेवा करती रहती। इस बात से हैरान होकर रोमा मन ही मन कहती है, अजीब बात है, न जाने किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। इतना सारा काम करके तो अगली बोरिया बिस्तरा बांध कर रफा दफा हो जाती अब तक, लेकिन इसके माथे पर तो एक शिकन तक नहीं आई। नहीं, मुझे कोई ना कोई तिगड़म तो निकालना ही होगा, जिससे इस नास पिटी रुचिता को मैं दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक सकूं। आइडिया, कल ही जाकर उस मीशा से मिलती हूँ, यही सही रहेगा। मीशा एक अनजान लड़की होती है जो छोटे मोटे नाटकों में एक्टिंग करती। मीशा दिखने में बेहद सुंदर होती है
लेकिन उतनी ही अकड़ू और घमंडी भी। रोमा उससे मिलकर कहती है, मीशा, बिटिया, मेरे पास तुम्हारे लिए ना एक प्रस्ताव है, सुनना चाहोगी? जैसे कि अगर मैंने आपको मना किया तो आप चुपचाप म्यूट होकर यहाँ से चली जाएंगी, है ना? बोलिए, जल्दी से बोलिए, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं पड़ा है। मीशा, क्या तुम मेरे बेटे की बीवी बन सकती हो? तुम्हें ना बस उसका दिल जीतना होगा, उसे बहलाना होगा और अपनी ओर खींचना होगा, जिससे वो रुचिता को भूल जाए और तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे इतने करीब आ जाए। मैं ना तुम्हें इस काम के लिए मोटी रकम भी दूंगी। बहुत पैसे हैं हमारे पास। हाँ, प्लीज मना मत करना। अरे लक्ष्मी को ठुकराते नहीं, पता है ना? मीशा काफी देर तक सोचती है और फिर कहती है, अच्छा ठीक है, डन डील। लेकिन ऐसा कितना पैसा दोगी आप मुझे? वो बहुत है ना आपके पास? अरे तू जितना कहेगी उतना दूंगी, बस चल अभी, बाद में बैठ के हिसाब किताब कर लेंगे। रूमा मीशा को अपने घर ले आती है और मीशा को देखकर नैतिक और रुचिता दोनों सोच में पड़ जाते हैं। ये कौन है माँ? और ये सूटकेस और बैग? अरे नैतिक बेटा, ये है मीशा, मेरी आगरा वाली सहेली है ना, वो चंपा, उसकी बेटी। ये अब कुछ दिन यहीं हमारे घर में रहेगी, क्योंकि चंपा और मीशा के पिताजी दोनों 4 धाम यात्रा पर गए हैं और वो घूम घाम के पूरे 1-2 महीने बाद ही आएंगे। तब तक ये मीशा हमारे साथ रहेगी। लेकिन माँ, चंपा आंटी तो हमारे पड़ोस में ही रहती है ना? अब नहीं बेटा, अब इतने बड़े गोले में क्या भला एक ही चंपा हो सकती है? अरे ये मेरी दूसरी वाली सहेली है, चंपा। क्या तू भी? हाय नैतिक, नाइस टू मीट यू। मीशा तुरंत नैतिक के गले लग जाती है, जिससे रुचिता को बुरा लगता है। हाय, नाइस टू मीट यू टू। हाय रुचिता। हेलो जी। मीशा अब घर पे रहने आ गई। वो रुचिता को नैतिक से दूर करने के पीछे तुली हुई थी। हर रोज कोई ना कोई नया पैतरा आजमाती रहती। एक बार रात में जब सब सो रहे होते हैं, तभी मीशा उठती है और देखती है कि नैतिक हॉल में लैंप लाइट जलाकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा है। ये डेडलाइंस बिना ना जाने कब मेरा काम खत्म होगा और कब मैं बिस्तर पर कंबल ओढ़कर सो जाऊं। एक तो इतनी नींद आ रही है कि हर 2 मिनट में उबासी आ रही है। तभी मीशा नैतिक के लिए चाय बनाकर लाती है और प्रेम भरी निगाहों से उसे चाय देती है। नैतिक, ये लो, तुम्हें नींद आ रही है ना, ये चाय पी लो। अरे शुक्रिया, लेकिन तुमने क्यों दिक्कत ली? आप तो मेरे दोस्त हो ना, दिक्कत कैसे? मीशा घंटों तक नैतिक से मीठी मीठी बातें करती रहती और इसी तरह वो रोज नैतिक के साथ बातें करके उसके करीब आने लगी। मीशा की सुंदरता और काया देखकर नैतिक को भी उसकी तरफ आकर्षण हो जाता है और वो दोनों रोज चुपके से शॉपिंग मॉल, थिएटर, पार्क और कई जगहों पर घूमने जाते हैं और नैतिक इस सब में अपने प्यार, अपनी बीवी रुचिता को भूल ही जाता है। मिशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे लगता है कि मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि मेरी बीवी है, माँ है, शादीशुदा हूँ मैं। देखो, तुम्हें मुझसे प्यार है ना, और तुम मुझे पाना चाहते हो, है ना? पर हम दोनों के रास्ते के बीच का कांटा है रोमा आंटी और रुचिता। तो मेरी एक बात मानो, शर्त ही समझ लो, जिसे अगर तुम पूरी करोगे तो फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ऐसी कैसी शर्त है?
ऐसी शर्ट जिससे ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ऐसी कौन सी शर्त रखने वाली थी मीशा? आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही थी इस बहू की सौतन के दिमाग में? क्या मीशा के प्यार में नैतिक अपनी बीवी को छोड़ देगा? सास ने लाई ये सौतन अब अपना खेल शुरू करने जा रही है। देखना मत भूलिए षड्यंत्रों और दिलचस्प मोड़ों से कैसे गुजरती है ये कहानी। मिलते हैं दूसरे भाग में।